सभी मित्रों और सभी लोगों को नमस्कार। अब यहाँ हम लोग आज चर्चा करते हैं आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल यहाँ से है 1900 से अब तक, ये शुक्ल जी के अनुसार है और इनके अनुसार 1850 से लेकर अब तक। और इसमें जो है हम लोग खड़ी बोली के विकास से शुरू करते हैं, यहीं से देखेंगे। तो यहाँ पर खड़ी बोली के विकास में सबसे पहले यहाँ आपका एक प्रश्न बन जाता है मित्रों। प्रश्न आपका ये बन जाता है कि खड़ी बोली के विकास में जो है ये है आपका 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इसके जो अध्यापक थे हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। इसी कॉलेज में लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा था और ये सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा था। अब इसी में आप देख लीजिए उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखा था इन्होंने। और इसके बाद यहाँ ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक या उपनायक माने जाते हैं। फिर इसके बाद मित्रों ये आपके मुंशी सदा सुखलाल नियाज आते हैं। इनका समय है 1746 में जन्म और 1824 में मृत्यु। ये दिल्ली के, इस पर प्रश्न बन जाता है मित्रों ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। सुख सागर इन्होंने रचना किया था और इसका विषय क्या था, ज्ञान उपदेश की पुस्तक थी और पंडितों की शैली का इस पर प्रभाव है। इन पर पंडितों की शैली का प्रभाव है। फिर इसके बाद आते हैं मित्रों इंसा अल्लाह खां 1756 से 1817 ईस्वी इनका। ये इंसा अल्लाह खां उर्दू के कवि थे और इन्होंने जो लिखा था वो उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी। तो इनका ये रचना थी उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर इन पे ये किस्सा गोई नामक शैली है, ये इनके इस शैली का प्रभाव है इन पर। और इनका यहाँ इनके बारे में ये बताया गया है कि इनकी जो ये रचनाएं होती थी ये गद्य गीत की तरह यानी तुकबंदी टाइप से होती थी। यहाँ देख लीजिए, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। तो ये आपसे कभी कभी कथन के रूप में पूछा जा सकता है मित्रों। फिर इसके बाद हैं लल्लू लाल जी 1763 और 1825। तो इनका रचना क्रम हम देख लेते हैं मित्रों। ये 46 में सदा सुखलाल 46, अल्लाह खां 56, सदा सुखलाल 46, अल्लाह खां 56 और लल्लू लाल 63। ठीक है। इन्होंने प्रेम सागर लिखा था, इसमें खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा था। अरबी और फारसी के शब्दों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं सदल मिश्र। तो इनका 19वीं सदी का प्रारंभ इनका समय माना जाता है। इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, इनकी भाषा है पूर्वीपन। यहाँ इसमें प्रश्न बन जाता है मित्रों की सदा सुखलाल यानी सदल मिश्र की भाषा है तो पूर्वीपन, इस पर आपका प्रश्न बन जाता है। फिर ये है आपके राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये है आपका 1815 वेदांत सूत्र। इसको राजा राम मोहन राय जो है ये हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया गया था। 1829 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक पत्र निकाला था और इसके 3 साल पहले 1826 ईस्वी में कानपुर से पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से निकाला। यहाँ भी अक्सर आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है ये 1826 ईस्वी में कौन सा पत्र निकला, तो उदंत मार्तंड। यह कहाँ से निकला, तो कोलकाता से निकला।
पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड था। और इसको किसने निकाला? तो पंडित जुगल किशोर ने। किस वर्ष निकाला? 1826 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समाचार पत्र का यहाँ नमूना दिया है इन्होंने, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र गद्य का नमूना। यह उदंत मार्तंड पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगला में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। फिर इसके बाद है यहाँ मित्रों 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। लिपि देवनागरी थी, भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। फिर बनारस से ही 1850 में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। फिर 1863 ईस्वी में आगरा से लोकमित्र निकला। 1867 ईस्वी में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाला। यहाँ पे एक चीज़ ये है मित्रों कि उर्दू के समर्थन में गारसाद तासी और सर सैयद अहमद ने बहुत प्रयास किया था। हिंदी के उद्योग करने वालों में फ्रेडरिक पिनकाट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा, फ्रेडरिक पिनकाट। और यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में ये उर्दू के हिमायती हो गए थे। और राजा लक्ष्मण सिंह जो थे इन्होंने अभिज्ञान और रघुवंश के गद्य का हिंदी का साधु रूप हमारे सामने लाया था। इसका मतलब है अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मित्र। तो यहाँ पर श्रद्धा राम फुल्लौरी 1863, इनका भाग्यवती 1867 में उपन्यास, और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला और प्रसिद्ध उपन्यास कौन था? तो हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती, कब? 1867, यानी 6-7 भाग्यवती। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी 1875 में आर्य समाज की स्थापना, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। और इसके बाद हम दो लोग देखते हैं ये भारतेंदु युग का गद्य साहित्य 1850 से 1900। इसमें हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं मित्रों, रामविलास शर्मा का कथन है यहाँ से कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, कथन इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उन्होंने अर्थात भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो रहा था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भारतेंदु युग के बारे में, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को और फिर से जो है भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया। अब यहाँ से हम केवल इतना पकड़ लेते हैं कि भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में हजारों बार स्नान करना चाहिए, तो हमें यहाँ मित्रों पकड़ में आ जाएगा, मेरा अंदाज है। दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने आमने खड़ा कर दिया। फिर यहाँ रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग की जनवादिता में ध्यान करते हुए यहाँ फिर से इनका एक कथन यहाँ पर आप देख लीजिए
तो ये आप देख लीजिएगा, भारतेंदु युग साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय। तो कथन है मित्रों, ये बड़ा है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे आशा है आप इसको देख लेंगे। अगर आपको केवल ये पकड़ना है कि हाँ जो है कि कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा केवल कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है। इतने से आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ये प्रताप नारायण मिश्र का है, देख लीजिए, भव, बात, मनोयोग, समझदार की मौत। फिर राधा चरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा, भारतेंदु जी का स्वर्ग की विचार सभा। ये प्रसिद्ध निबंध थे। इनके समय के महत्वपूर्ण जो नाटक थे मित्रों वो ये थे, ये चंद्रावली हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, और ये विशस्य विस्मौसधम हो गया। इसमें देसी रियासतों के कुचक्रों की झांकी है। फिर अंधेर नगरी इनका व्यंग नाटक है, किनका, भारतेंदु जी का। श्रीनिवास दास जो कि पहले उपन्यास हम लोगों ने पढ़ा था इनका, ये रणधीर हो गया, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और संयोगिता स्वयंवर, ये इनका नाटक हो गया। फिर इसके बाद है कि प्रताप नारायण मिश्र, और ये कलि कौतुक रूपक भारत दुर्दशा, और ये एक प्रतीकात्मक नाटक है भारत दुर्दशा। कलि कौतुक रूपक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े हैं अभी, मतलब प्रताप नारायण मिश्र। हम लोग पहला उपन्यासकार कौन था, तो हम लोग पहला उपन्यासकार श्रद्धाराम फुलौरी को माना जाता है, भाग्यवती उन्होंने लिखा था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, और भारत दुर्दशा नाटक भी इन्होंने लिखा है। तो भारत दुर्दशा यहाँ भी है, देख लीजिए, और यहाँ भी है। और भारत दुर्दशा ये क्या है, प्रतीकात्मक नाटक है, और जिसमें भारत और कलयुग आलस्य, ये पात्र का नाम है, भारत, कलयुग और आलस्य। राधा चरण गोस्वामी के ये दो प्रहसन हो गए, बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन, और यहाँ फिर एक गोसाई जी का अर्पण महत्वपूर्ण कृति है। तो ठीक है मित्रों, यहाँ भारत दुर्दशा के बारे में एक चीज़ क्लियर यहाँ हम कर दे रहे हैं कि ये भारत दुर्दशा तो भारतेंदु ने लिखा था। ये संस्कृत नाटकों का अनुवाद इन्होंने किया था, और बंगला और संस्कृत नाटकों का। और लेकिन जो प्रताप नारायण का भारत दुर्दशा है, ये एक नाटक है जो इन्होंने खुद लिखा था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये है मेन आपका उपन्यास। इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, ये प्रथम उपन्यास माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा 100 अजान एक सुजान, और ये दोनों ही कृतियाँ नीतिपरक एवं उपदेशात्मक हैं। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा था। इसमें हिंदू मुसलमान मित्रता दिखाई गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निस्सहाय हिंदू में का विषय क्या है, तो हम कह सकते हैं हिंदू मुसलमान मित्रता। फिर इसके बाद है आपका मित्रों ये देवकी नंदन खत्री ने 2 उपन्यास लिखा, एक चंद्रकांता 1891 में, फिर चंद्रकांता संतति। यहाँ शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की किस्म की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते थे। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ चले, और अभ्यास हो जाने पर कुछ भी लिखने लगे। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन था। किशोरीलाल गोस्वामी ने अनेक उपन्यास लिखे। इनमें आदर्श रमणी 1890 और ये लवंग लता 1890 में ही दोनों ही लिखा गया था। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कहानी। तो कहानी स्वयं भारतेंदु जी ने लिखा था क्या, कुछ आप बीती कुछ जग बीती।
कुछ आप बीती कुछ जग बीती। फिर यहाँ शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा क्या, राजा वो भोज का सपना। अन्य प्रकार की रचनाओं में ये भारतेंदु ने कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण लिखकर ये इतिहास लेखन की ओर इन्होंने शुरू किया कार्य। और जयदेव का जीवन चरित वृत्त लिखकर जीवन चरित लिखने की प्रवृत्ति का भी इन्होंने श्री गणेश किया। तो हम कह सकते हैं कि नाटक, उपन्यास और कहानी और यहाँ जीवन चरित इतिहास लेखन इतनी जो है प्रकार की रचनाएं भारतेंदु युग में ही शुरू हो गई थी। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं आलोचना या समीक्षक। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये भारतेंदु का कथन है कि यदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी चितवन का वर्णन किसी से सुनिए या ग्रंथ में पढ़िए तो काव्य जनित आनंद होगा। यदि कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा दे तो उससे चतुर्गणित आनंद होगा। तो यहाँ तक ये इनका कथन है। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि सा हृदय के अंतःकरण की वृत्ति और सामाजिक रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समाचीन समालोचना करके नाटकीय दृश्य काव्य प्रयन करने के योग्य है। तो यहाँ इन्होंने दिया है कि भारतेंदु के नाटक संबंधी इन विचारों को हिंदी आलोचना का प्रवर्तक मानना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने हिंदी आलोचना का भी प्रवर्तन किया। फिर इसके बाद यहाँ है कि जो श्रीनिवास दास ने लिखा था संयोगिता स्वयंवर, आलोचना के क्षेत्र में यहाँ प्रेमघन जी ने संयोगिता स्वयंवर का समीक्षा अपनी आनंद कादंबनी में किया था और पंडित बालकृष्ण ने इसकी समीक्षा हिंदी प्रदीप में किया था। इसका मतलब बालकृष्ण ने इसका संपादन किया था और प्रेमघन ने जो है आनंद कादंबनी का। और इनकी समीक्षा का बालकृष्ण भट्ट की शीर्षक जो समीक्षा उन्होंने किया था हिंदी प्रदीप में, किसका, संयोगिता स्वयंवर। इसी चीज़ का प्रेमघन ने भी समीक्षा किया है, बालकृष्ण भट्ट ने भी। और बालकृष्ण भट्ट का यहाँ नाम था ये, इन्होंने सच्ची समालोचना। यहाँ इससे इतना केवल इनका कथन है कि क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति को छाया लिखकर या नाटक लिख डालने से यह ऐतिहासिक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। ये आप इसको इन बातों को ऐतिहासिक रीति पर पहले पहल समझ लीजिए। तो इस तरह से फिर यहाँ भारतेंदु और उनके सहयोगियों या रचनाकारों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही कविता किया है। स्वयं भारतेंदु जो थे उन्होंने खड़ी बोली में भी कविता की है। और इनकी कविता का नाम क्या था यहाँ दिया नहीं गया है, फूलों का कुर्ता था मित्रों। उर्दू में ये रसा उपनाम से कविता करते थे। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि रसा में उपनाम से कविता करने वाला कौन लेखक था, तो भारतेंदु जी थे। और भारतेंदु जी का खड़ी बोली की पहली कविता कौन सी, यानी खड़ी बोली की कविता कौन सी, तो फूलों का कुर्ता। अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने लिखा है। क्या लिखा है यहाँ से आप देख लीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अचरज होत तुमो सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। तो ये इनका कथन था। भारतेंदु जी देखिए यहाँ आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह यति ख्वारी। ये भारतेंदु जी का कथन है। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी का एक कथन दिया गया है मित्रों। सर्वसुलिए जात अंग्रेज हम केवल लक्चर कौतेज, श्रम बिन बातें का करती है कहूँ टटकन गाजे टरती है। भारतेंदु ने लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो यहाँ जो है प्रताप नारायण मिश्र के ये पंक्ति फिर से पढ़ देते हैं। सर्वसुलिए जात अंग्रेज हम
केवल लेक्चर कऊ तेज, श्रम बिन बातें का करती है, कहूँ टटकन गज टरती है। इस तरह से रहेगा मित्रों। यहाँ देख लीजिए कि प्रातः समीरण कविता भारतेंदु की है। फिर यहाँ भारतेंदु ने जो है खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ भी लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो लावनी या आल्हा इन्होंने लिखा है, ठीक है। और भारतेंदु ने एक पूरा भाषण ही दोहे में लिखा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार तो पहले भारतेंदु जी ही हैं। जन्म 1850, 1885 में इनकी मृत्यु, मात्र 35 साल इन्हों का जीवन था मित्रों। और एक इतने हिंदी आदरणीय हिंदी के लेखक रहे हैं। दुर्भाग्य हम लोगों का था कि समय से पहले जो है इन्होंने देह त्याग कर दिया। बंगला में इन्होंने विद्या नाटक का सुंदर हिंदी में अनुवाद किया। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा मित्रों कि विद्या सुंदर की विधा क्या है, तो ये अनूदित है। भारतेंदु की ऐसे भी पूछा जाएगा कि एक तो नाटक है, कौन सी रचना नाटक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा भारतेंदु की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनूदित है, तो ये विद्या सुंदर अनूदित हो गई। 1859 में इसी समय कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी, तो हमें ये भी लर्न रहना चाहिए। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, ये मासिक पत्रिका थी, इन्होंने निकाला। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए हिंदी नई चाल में ढली। बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने बदलकर हरिश्चंद्रिका कर दिया। तो ये मित्रों हिंदी नई चाल में ढली, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इसको किसने कहा, तो इन्होंने कहा भारतेंदु जी ने। और इसका वर्णन रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बुक में किया है। और सबसे बढ़िया प्रश्न इस पे ये आता है मित्रों कि यह किस पुस्तक में है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पुस्तक थी जिसका नाम था काल चक्र, तो उसमें इन्होंने कहा है। 1874 ईस्वी में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए एक बाला बोधि नामक पत्रिका निकाली थी। और सबसे भारतेंदु ने अधिक संख्या में नाटक लिखे भी हैं और अनुवाद। यहाँ देख लीजिए इनके मौलिक नाटक क्या क्या हैं। मौलिक नाटक का मतलब ये है यहाँ मित्रों कि तो मौलिक नाटक का मित्रों ये मतलब होता है कि मूल नाटक इन्होंने खुद ही लिखा है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। तो ये इसमें से इन्होंने जो मौलिक नाटक लिखे हैं, मतलब इन्होंने खुद लिखा है। अब यहाँ अनूदित नाटक हम लोग देख लेते हैं। ये विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी, ये इनके नाटक जो यहाँ से हैं मित्रों विद्या सुंदर से अनूदित हैं। ये जितने लोग भी वनडे एग्जाम देते हैं इनकी रचनाओं को और पत्रिकाओं को ध्यान से देख लेंगे। और ये कथन भी मित्रों जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं हिंदी नई चाल में ढली, तो ये किसका कथन है, तो ये भारतेंदु जी ने खुद कहा है। 1873 में हिंदी नए चाल में ढली, 73 ही है या 83 कुछ ऐसे ही है। तो ये 1873 ईस्वी में इन्होंने इसको कहा था अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में। तो और 74 में यहाँ देख लीजिए बाला बोधिनी। तो ये सब आप इसको वनडे वाले लर्न कर लीजिएगा। हम लोग अगला देखते हैं मित्रों। तो ये प्रताप नारायण मिश्र हैं मित्रों। 1856 ईस्वी में जन्म, 1894 में मृत्यु, मात्र 38 साल इन्होंने इनका जीवन था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये है प्रताप नारायण। ब्राह्मणों का प्रताप होता है। इनकी रचनाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कलि कौतुक रचना तो अक्सर वनडे से लेकर टीजीटी पीजीटी तक पूछी जाती है। संगीत शाकुंतल और भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा उन्होंने लिखा है, भारतेंदु जी ने भी और इन्होंने भी। हठी हमीर, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, ये सभी इनके जो है नाटक हैं इन्होंने।
फिर हम देखते हैं मित्रों, ये हैं बालकृष्ण भट्ट, 1844-1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला था और इनकी रचना है कालीराज की सभा, रेल का विकट खेल, और ये है आपका बाल विवाह। और फिर यहाँ से आप आ जाइए चंद्रसेन नाटकों की, ये सभी नाटक थे। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, 1855 से 1922 ईस्वी तक। इन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका निकाला था और उसके बाद नागरी नीरद नाम से इन्होंने 2 पत्र निकाला, एक आनंद कादम्बिनी, एक नागरी नीरद। फिर यह है भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। जीर्ण जरपद नामक एक काव्य लिखा था जिसमें ग्रामीण का यथार्थवादी चित्रण है। अन्य उल्लेखनीय साहित्यकार ये लोग थे मित्रों भारतेंदु युग के। अब इसके बाद भारतेंदु युगीन चेतना का विकास ये त्रिपाठी जी ने नाम दिया है। बाकी 1900 से 1920 का काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ सभी मित्रों को शुभ संध्या मित्रों। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे जा रहे हैं, कैसे रहते हैं। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है मित्रों और 20 मिनट से ज़्यादा कोई देखता नहीं, तो हम इसको अगले पार्ट में डालते हैं। द्विवेदी युग, यानी हम लोगों ने भारतेंदु युग पढ़ा, अब द्विवेदी युग हम नेक्स्ट में देखते हैं। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।